के वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में देखा था और आज की वीडियो में उससे आगे हम देखेंगे जो मेन हमारा पीएच स्केल होगा और फिर हमारा सॉल्ट्स का लेक्चर होगा। एक टर्म यहाँ पे हम बताते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है और एसिड और बेस की अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है सॉल्ट। तो व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड जनरेट हीट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसका यूज़ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो सिलेक्ट लाइम इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसका एसिडिटी को कम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, सिलेक्ट लाइम जो है, उसका यूज़ किया जाता है। एंटासिड टैबलेट्स with the magnesium hydroxide is used to treat the acidity by the neutralizing HCl in the stomach। स्टमक में अगर HCl का फ्लो ज़्यादा होने लगता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट आती है तो जो वहाँ पे एंटासिड का वर्क करता है, तो खाने से ठीक हो जाता है। स्टिंग ऑफ एंट बीज कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द सूप। तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जब एंट्स हो या फिर बीज हो, जब वो डंक मारती है तो वहाँ पे वो फॉर्मिक एसिड को जनरेट करती है। तो जब फॉर्मिक एसिड जनरेट करेगा तो वहाँ पे सोप के जो रबिंग करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि सोप बेसिक नेचर का होता है और सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ करता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो स्टिंग ऑफ द वास्प दैट कंटेन एन अल्काली कैन बी ट्रीटेड बाय द न्यूट्रलाइजिंग विद द विनेगर और द सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है, विनेगर है, उससे भी किया जा सकता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्टेड बाय एस्ट्रोनॉट इन द स्पेसशिप। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूजेस। अब इसके बाद आता है एक टर्म इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होता है, तो इंडिकेटर्स आर केमिकल विच चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इंडिकेटर मे बी न्यूट्रल और सिंथेटिक, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। लिटमस, टर्मेरिक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। जबकि मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथलीन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ, रेड कैबेज है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। Universal indicator is a mixture of the certain indicators in the required proportion which show color changes over a considerable pH range। एक इंडिकेटर है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर माना जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है और वो वहाँ पे कलर के चेंज के बेसिस पे पीएच का जो जितना पीएच होगा उसके मुताबिक वो डिफरेंट कलर्स में देखा जाता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जो है, स्ट्रेंथ एसिड और बेस का वो चेक करते हैं पीएच स्केल पे। अगर पीएच के बारे में देखें तो पीएच का मीन्स होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ द हाइड्रोजन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। तो
किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, जो उसका पावर डिपेंड करता है, एसिड का पावर डिपेंड करता है H+ आयन पर, और बेस का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो OH- आयन पे। pH क्या करता है, उसी कंसंट्रेशन ऑफ आयन को मेजर करता है। A scale for measuring the hydrogen ions concentration in solution called the pH scale। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो H+ आयन जो है कंसंट्रेशन उसको मेज़र करके बताता है कि उसमें H+ आयन कितना है। अगर प्योर वाटर की बात की जाए तो प्योर वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी दूसरा भी अगर होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है, और जितना H+ आयन होता है उतना ही OH- आयन होने की वजह से ये चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन आर इक्वल, देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, नो एसिडिक एंड नो बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो कुछ नेचुरल, जैसे कि अब यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर होगा तो H+ आयन और OH- आयन जो है वो बराबर हो जाएगा, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, OH- आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस है pH वैल्यू का। अगर यहाँ पर देखें तो pH जो वैल्यू जो है वो वाटर का 7 होता है, एक प्योर वाटर का 7 होता है, और 7 pH वैल्यू का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर 7 से किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन का कम हो जाता है pH वैल्यू, इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन होने लगता है, और 7 से ऊपर अगर बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो वो बेसिक होता है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो जो pH वैल्यू है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एसिड रेन बोले तो एसिड रेन का pH वैल्यू लगभग 4 के आसपास होता है। तो pH वैल्यू 4 के आसपास है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा सब्सटेंस ले ले, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया का pH वैल्यू 11 होता है, तो 11 होने की वजह से चूँकि 7 से ऊपर है तो बेसिक हो जाएगा, वो उसका जो नेचर हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारे पास में, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक pH स्केल है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक pH स्केल है जिसमें यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्रीन में न्यूट्रल है, उसके राइट साइड में अल्कालिन मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, और लेफ्ट साइड में एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कलर के बेसिस पे भी चेंज करता है, pH का अलग अलग वैल्यू अलग अलग कलर को दिखाता है। इससे भी, कलर से भी पता चलता है pH स्केल पे, ऐसे कलर से पता नहीं चलेगा, pH स्केल पे कलर चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो pH स्केल पे अगर ये चेंज करता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में आ जाता है। अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो pH स्केल पे वो बिल्कुल रेड कलर दिखेगा, तो उससे हल्का रेड दिखेगा 1 के आसपास में। अगर pH वैल्यू 2 होगा तो ऑरेंज टाइप दिखेगा, 3 पे येलो हो जाता है, 4 पे लाइट ग्रीन होता है, 5, 6, 7 पे थोड़ा डार्क ग्रीन होने लगता है, और राइट साइड में जाएंगे तो जैसे जैसे वो बेसिक होने लगेगा सॉल्यूशन, वो ब्लू कलर का होने लगेगा। तो ये वो दिखाता है सॉल्यूशन pH स्केल पे कि कौन सा सब्सटेंस जो है उसका पावर जो है स्ट्रेंथ, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन
वो कितना बन रहा है। तो ये यहाँ पे एक फिगर के ज़रिए दिखाने का कोशिश किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम पीएच के इम्पोर्टेंस की बात करें तो पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लेस विल बी द पीएच एंड मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंस में हम बता रहे हैं वो कि अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है क्या है, ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन हो जाए तो उसका पीएच वैल्यू कम होने लगेगा। इसका मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना कम होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पीएच वैल्यू जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक पावर होगा उसके पास में। पीएच स्केल इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द डाइल्यूट एसिड और बेस। पीएच स्केल पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पीएच वैल्यू उस सब्सटेंस के, उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये है पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो पीएच वैल्यू का यूज़ क्या होगा? तो यूज़ में है कि ह्यूमन बॉडी वर्क एट ए पीएच ऑफ 7.4। जो ह्यूमन बॉडी है वो 7.4 के पीएच पे रहता है। तो यहाँ पे कि प्लांट एंड एनिमल वो जो है वो पीएच सेंसिटिव होता है। प्लांट एंड एनिमल जो है वो दोनों पीएच सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो स्टमक हैज़ ए पीएच ऑफ अबाउट 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट। It is needed for the activation of the pepsin protein required for the protein digestion। अब हम लोग जो खाते हैं, जो इंटेक करते हैं फूड्स, उस फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पीएच वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो कहाँ से मिलता है? तो हमारे बॉडी में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका रिसाव आ जाता है। तो वो हमारे फूड के साथ में मिक्स होता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नैरो रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करता है। जैसे अभी बताया कि ह्यूमन बॉडी 7.4 के आसपास में वर्क करता है, 7 to 7.8 तक रहता है। Due to acid rain, the pH of water level lowers and survival of aquatic life in such a river become difficult। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे एसिड रेन होते हैं, तो एसिड रेन होने की वजह से उस आसपास के जो लेक्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है, रिवर्स होती है, तो वहाँ का पीएच वैल्यू जो है कम हो जाता है। मतलब वहाँ का वाटर एसिडिक हो जाता है। अब वहाँ के वाटर एसिडिक होने के कारण वहाँ रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उन सब में जो है लाइफ सरवाइव करने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे दिखते हैं कि व्हेन वी ईट फूड containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid. This acid lower the pH in the mouth. Tooth decay start when the pH of acid formed in the mouth fall below 5.5. This is because when the acid becomes strong enough to attack the enamel of the teeth and corrode it. This set is tooth decay, and the best way to prevent the tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating food। दूसरा जो है ये pH can cause the tooth decay।
टूथ डीके का भी कारण बन सकता है। हमारे टीथ में जो वाइट पार्ट होता है वो इनामेल कहलाता है। इनामेल जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। जब हम लोग इंटेक करते हैं फूड को, तो ऐसे कंडीशन में कुछ फूड्स के पार्ट जो होते हैं वो हमारे टीथ के गैप में रह जाते हैं। तो उनके अंदर जो शुगर पार्टिकल होता है, जो ग्लूकोज का पार्टिकल होता है, और वहाँ पे बैक्टीरिया होता है जो हमारे माउथ में होता है, तो वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर को एसिड बनाने में। अब वो एसिड बनाता है तो हमारा जो टीथ के आसपास के एरिया होते हैं वहाँ का पीएच लेवल जो है डिक्रीज कर जाता है। मतलब वहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन का क्रिएशन हो जाता है, जो कि हमारे टीथ के कारण बन जाता है टीथ फॉल का। और वो 5.5 से नीचे हो जाता है अगर वहाँ का पीएच लेवल, तो वो हमारे लिए टूथ डीके का काम करने लगेगा और वो इनामेल पे इफेक्ट डालता है और इनामेल को क्रोड करते हुए वो टीथ डीके के कारण बन जाते हैं। टूथ डीके से बचने के लिए बताया जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, खाने के जस्ट बाद ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे जो हमारे टीथ गैप में होंगे वो नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, और फिर वहाँ से हमारा जब फूड पार्टिकल्स ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे पीएच वैल्यू जो है कम होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे टू एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हम लोगों को खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। जो अगली चीज़ है, many animals and plant protect themselves from enemies ingesting pain and irritating acid based into their skin। कहता है कि यहाँ पर जो कुछ प्लांट है और कुछ एनिमल है वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ करता है। पीएच वैल्यू को सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हनी बी स्टिंग कंटेन एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। उसमें हनी बी का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जिसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब देखिएगा, हनी बी अगर किसी को बाइट करती है तो वहाँ पे पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड मिल्ड बेस लाइक द बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड। तो उस पेन से बचने के लिए वहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड causing burning sensation and pain. A traditional remedy for this, rubbing the area with the leaf of the dog plant। तो ऐसे कंडीशन में जब नेटल लीव्स मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, तो वहाँ पे डॉग प्लांट के लीफ से करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, या फिर कोई भी दूसरा एंटासिड जो भी होगा उसके ज़रिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं रिलीफ के लिए। बेसिक सॉल्यूशन से सोप सॉल्यूशन है उसको भी वहाँ पे रबिंग किया जा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि पीएच वैल्यू तो हमारे डाइजेशन में भी है। अब अगली चीज़ें हैं कि इन ब्रीविंग द पीएच वैल्यू आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड फॉर वाइन्स of desired flavor। pH value of soil is tested to enhance growth of crop in acidic alkaline soil। pH value को टेस्ट किया जाता है
क्योंकि हर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक अलग टाइप की पीएच वैल्यू का होना ज़रूरी होता है। तो उसके मुताबिक वहाँ पे पीएच वैल्यू को टेस्ट करके, और अगर एसिडिक हो बेसिक करने की ज़रूरत है, या सॉइल ज़्यादा बेसिक है एसिडिक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज़ कंट्रोल्ड इन डेयरीज। जो डेयरीज होती है वो जो मिल्क बनाती है तो वहाँ पे पीएच वैल्यू कंट्रोल करती है। वो एक ह्यूमन बॉडी को जितने पीएच वैल्यू की ज़रूरत है उसके मुताबिक, अगर उस मिल्क में ज़्यादा एसिडिटी है तो उस एसिडिटी को ख़त्म कर देती है, और तब वहाँ से जो है मिल्क का सप्लाई करती है। डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू ऑफ स्किन सेक्रेशन डिफरेंट सोप फॉर ऑयली ड्राई स्किन आर प्रिपेयर्ड। अब पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज है जो सोप बनाती है डिफरेंट टाइप्स की, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। द टर्निश सरफेस ऑफ कॉपर वेसल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट कैन बी क्लीन्ड बाय रबिंग विद द लेमन विच इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे इस्तेमाल उसके लिए भी क्या होता है, पीएच वैल्यू का जो यूज़ है वो पीएच वैल्यू का यूज़ हम लोग कर सकते हैं क्लीनिंग एक्शन के लिए भी। अब जैसे कि कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, तो इसके अंदर में सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर है, एसिटिक एसिड को रखता है। कर्ड के अंदर में लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। टैमरिंड में टर्मेरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। एंट की स्टिंग है या फिर नेटल स्टिंग है, उसमें मिथेनोइक एसिड जिसको कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ हमारे पास नेचुरल एसिड्स हैं और कुछ हमारे पास में मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड्स आ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड्स है, तो ये सारी एसिड जो है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है वो नेचुरल एसिड में कम होता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो मिनरल एसिड में ज़्यादा होता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन पावरफुल होगा, स्ट्रेंथफुल होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वो है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट एक सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। इससे पहले तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में भी, और डिफरेंट टाइप का जो मेडिसिन्स है वो भी इस सॉल्ट के ज़रिए बनाई जाती है। स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म द न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराना होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक हो जाएगा, तो वहाँ पे जो सॉल्ट बन जाएगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, एसिड वीक हो गया, तो वहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को डेली यूज़ के लिए जो सॉल्ट चाहिए वो न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है या फिर उसको लैब में इस्तेमाल होता है बहुत सारे रिसर्च के लिए। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से,
तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोडियम पॉजिटिव पार्ट है OH माइनस आयन होता है, और HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखेगा, प्लस आयन होगा, और Cl पे माइनस आयन होगा। तो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन माइनस आयन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जबकि OH माइनस और H प्लस आयन कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनाया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन टू फॉर्म द एसिडिक सॉल्ट, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड and the ammonium hydroxide combine to form the ammonium chloride. Other example, sodium hydrocarbonate, sodium hydrogen sulfate। ये सारी चीज़ें हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, जहाँ पे हमें एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसी तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म द बेसिक सॉल्ट्स। एग्जाम्पल है वीक एसिड हो, एसिटिक एसिड नेचुरल एसिड है, वीक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू फॉर्म द सोडियम एसीटेट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल से कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम साइनाइड है, तो ये सभी एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट, द टेबल सॉल्ट और द सोडियम क्लोराइड NaCl। अब जो हम लोग डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, जो कि न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, वो कैसे बनाया गया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन कराने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और फिर वहाँ से हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एक लैब के अंदर, लैब में सॉल्ट बनाया जाता है। दूसरी चीज़ें जो हमें सॉल्ट मिलती है वो मिनरल के फॉर्म में मिलती है, अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट से भी हमें सॉल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो अगली चीज़ें, सॉल्ट के माउंटेन भी हुआ करते हैं। पाकिस्तान में सॉल्ट का, ब्लैक सॉल्ट का माउंटेन है, तो माउंटेन से भी सॉल्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल माउंटेन है ब्लैक सॉल्ट का पाकिस्तान में। और भी अदर कंट्री में। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सी वाटर। जो सी वाटर है वो सॉल्टी वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का अमाउंट होता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। तो जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पे जो महासागर है, ओशियंस हैं, या फिर समंदर हैं, सीज है, तो उस आसपास में उसका प्रोडक्शन होता है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि उसके वाटर से सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है, जो कि बहुत ही इजी वे है। वो एवापोरेशन के मेथड से होता है, तो उसमें खर्च ज़्यादा नहीं आता है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम सी वाटर से सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसकी सप्लाई करते हैं। ये सारा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आता है, सारा गवर्नमेंट के सिस्टम में आता है। गवर्नमेंट फिर कंपनी इसको सप्लाई करती है, तो कंपनी उसको रिफाइन करके फिर हमारे घरों तक, दुकानों तक भेजती है हमारे यूज़ के लिए।
ये हमारा कॉमन सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स के नोमेनक्लेचर की अगर बात करें कि सॉल्ट का नाम कैसे दिया जाता है, इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड द सॉल्ट एंड इन IDE, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये हाइड्रा एसिड है। अगर ऑक्सिया एसिड होगा तो ऑक्सी एसिड में ऑक्सा होगा, ऑक्सी एसिड में ऑक्सा होगा। जैसे क्लोरस एसिड पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम का जो सॉल्ट होगा पोटेशियम क्लोराइड, वो IC से एंड होगा, एंड विद द IC एंड देन सॉल्ट विल एंड एट ATE। अब यहां पे क्लोरिक एसिड होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो पोटेशियम क्लोरेट है, तो वहां पे बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है यहां से अब हम लोगों को फैमिली ऑफ सॉल्ट दिखता है कि एक फैमिली ऑफ सॉल्ट है। क्योंकि सॉल्ट की जो कैटेगरीज है उसमें बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो कैटेगरी के बेसिस पे उसके फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया। फैमिलीज में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली, कि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेडिकल्स हैं, जो उनके चार्ज हैं वो सेम होंगे, तो उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया गया। जैसे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, अब सोडियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो ये सारे जो सॉल्ट हैं वो सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट है। अब सोडियम की फैमिली से कई सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, तो ऐसे कंडीशन में ये फैमिली ऑफ सोडियम। ऐसे फैमिली ऑफ क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये सारे सॉल्ट्स जो हैं वो क्लोराइड क्लोरीन के फैमिली से हैं। जिस तरीके से एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किया गया, सेम उसी टाइप से सॉल्ट का भी क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले कंपोजिशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन salts are classified into main 4 categories. First, simple salt. Second, double salt. Third, mixed salt. Or fourth, complex salt. Simple salt classified on the basis of their chemical nature. Simple salts are classified देयर नेचर, अपने नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, सिंपल सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड द बेसिक सॉल्ट्स। कंपोजिशन के बेसिस पे सॉल्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा मिक्स सॉल्ट और चौथा हमारा कम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन जो हमारा सॉल्ट है सिंपल सॉल्ट, उसके केमिकल नेचर पर सिंपल सॉल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो इससे पहले हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट और उस न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH वैल्यू होगा वो pH वैल्यू 7 होगा। अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं, एसिडिक सॉल्ट के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और बेस वीक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl और वीक बेस
अगर एक एग्जाम्पल ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करता है तो अमोनियम क्लोराइड एसिड एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है वो एसिडिक हो जाएगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन वीक बेस से होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिटिक एसिड weak acid combine together to form a salt, the sodium acetate, which is the basic salt, and form water molecules. अब दूसरा जो सॉल्ट की कैटेगरी है डबल सॉल्ट। These are the addition compound formed by the two or more stable compound joined together in stoichiometric amount in which they lose their identity in the solution and the जैसे पोटाश अलम K2SO4 Al2SO4 whole twice and 24H2, तो डबल सॉल्ट है। मिक्स्ड सॉल्ट द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल। मिक्स्ड सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द डाई बेसिक और ट्राई बेसिक एसिड, जिससे पहले पढ़े थे, with the different monoacidic base or by neutralized of the diacetic or triacetic base. Different monobasic acid like sodium, potassium carbonate, calcium oxychloride. जो हमारा चौथा टाइप है सॉल्ट का, complex salt. These are addition compound formed by the two or more stable compound joined together in stoichiometric amount which retain their identity in the solid state as well as in the solution. पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये एग्जाम्पल है हमारा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। लेकिन यहाँ पे बोर्ड लेवल से इतने सारे सॉल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट में चूँकि लैब के अंदर अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बाय हीटिंग। अब जैसे आयरन है उसको क्लोरीन के साथ डायरेक्ट हीट करेंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा और ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए बनाया जा सकता है। आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयरन का मॉलिक्यूल क्लोरीन से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बनाएगा FeCl2 और फिर हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बाय एसिड। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जरिए भी कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट या उससे भी बनाया जा सकता है। चौथे तरीके जो है हमारे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पांचवा जो हमारा मेथड है एक्शन ऑफ द मेटल ऑन द अल्कालीज। तो ये था हमारा सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। लेकिन प्रिपरेशन जब इनसॉल्युबल सॉल्ट का करते हैं तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के जरिए किया जा सकता है। दूसरा मेथड में कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, जो एसिडिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड है, उससे हम लोग बना सकते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। डबल कंपोजिशन ऑन द सॉल्ट ऑफ द अनदर सॉल्ट। और जो चौथा मेथड होगा हमारा वो प्रेसिपिटेशन होगा रिएक्शन, जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसके जरिए वहां पे हम बना सकते हैं। अब हम सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा
जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। तो सॉल्ट जो है वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, सॉल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। ये क्रिस्टल बनाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अब इतनी सी चीजें हैं सॉल्ट के बारे में। उसके बाद जो कि बोर्ड लेवल से यहाँ से सही है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉमन सॉल्ट सब जानते हैं। सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन हमने सोडियम क्लोराइड का भी देखा, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बना था। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के लिए सी वाटर का यूज किया था और अंडरग्राउंड डिपॉजिट का। ठीक है, सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, इसलिए मैक्सिमम सॉल्ट सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहां पे शैलो पुल्स बनाए जाते हैं सी के किनारे, उनके बैंक पे, सी बैंक पे, ओशियन बैंक पे, और वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी लाते हैं। तो ये दोनों तरीका जो है आसान है, लैब में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल है और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है। कॉमन सॉल्ट का यूज देखें। एक तो कॉमन सॉल्ट का यूज है अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जो हमारे फूड आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके अंदर हम यूज करते हैं। रॉ मटेरियल में मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा बनाने में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज होगा कॉमन सॉल्ट का, वह कुकिंग में इस्तेमाल होता है, तो हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड क्यूरिंग ऑफ मीट एंड फिश। पिकल्स को प्रिवेंटिव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसमें हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद इन मेल्टिंग ऑफ आइस, उसमें इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड का। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास, जिसका इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा, और उसके फॉर्मेशन के लिए हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी चीज़ जो है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। फॉर्मेशन देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो उसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, सिलेक्ट लाइम विथ क्लोरीन, और इसको हीट करते हैं। तो वहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है, और इस क्लोरीन जो है उस एक ऑक्सीजन की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन जो है 2 एटम्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बन जाता है, CaOCl2 यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास में है तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
अब प्रॉपर्टी देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये वाइट पाउडर होता है विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि ये सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है। जो थर्ड प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। अब यूजेस देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होगा वो होगा फॉर ब्लीचिंग वुड, क्लॉथेस, लिनेन इन द इंडस्ट्री। जो वुड इंडस्ट्री है, जो क्लॉथ की इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीच करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और भी इस्तेमाल इसका डिसइंफेक्टेंट टू मेक द वाटर फ्री ऑफ जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है वाटर से जर्म को मारने के लिए, जर्म्स को हटाने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, लैब में यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो वॉशिंग सोडा है, या सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन along with अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर के प्रेजेंस में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और वहां पे हमारा अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाता है NH4Cl। तो ये यहाँ पे जो ये चीजें हैं ये वॉशिंग सोडा के बनाने का है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना होगा Na2CO3 10H2O, NaHCO3 10H2O। उसके बाद यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट होता है, टेक प्लेस द फॉलोइंग स्टेप्स। 3 स्टेप में यहाँ पे वॉशिंग सोडा को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा बनता है। अब अगर इसका हम यूज वॉशिंग सोडा है, तो जिस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी थी वैसे ही प्रॉपर्टी वॉशिंग सोडा की भी है। वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इट इज सॉल्युबल इन कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट के सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कालीन इन नेचर, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा आपको नेचर में। shows the cleaning property by attaching dirt and grease to form the water soluble product which are then washed away with water. On heating of washing soda, it forms the anhydrous Na2CO3 which is common known as soda ash. ये उसकी कुछ 5 प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। यूजेस में देखते हैं वॉशिंग सोडा का यूज क्या है। वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है
इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स में इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राबोरेट में बनाने में यूज किया जाता है। Na2B4O7 10S2, ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स है बोरेक्स। इट इज यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज किया जाता है। यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के बाद हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, तो ये बेकिंग सोडा में हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कहता है यहां पे कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide gas। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो NaHCO3 हमारा ये यहाँ पे बन जाएगा, जो कि हमारा बेकिंग सोडा होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि इट इज ए मिल्ड नॉन कोरेसिव बेस एंड ये एक नॉन कोरेसिव बेस है। कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट क्रिस्टल्स एंड स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर, वाटर में ये सोलुबल भी है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, for making the baking soda which is mixed to the baking soda and milled edible acid such as tartaric acid, on heating or mixing in water baking soda produce carbon dioxide gas, causes the breath or cake to rise, making them soft and spongy। अब यहाँ पे क्या है इसके यूज में बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है यूज? तो इसको एडिबल एसिड इसके अंदर मिक्स होता है, जो कि क्या करता है, जैसे कि टार्टरिक एसिड है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो खाने की चीज़ें हैं स्पंज वगैरह बन जाता है। तो वो किसी भी एडिबल सब्सटेंस को क्या करता है, फुला देता है, सिंकिंग स्पंजी बना देता है और सॉफ्ट कर देता है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज जो है बेकिंग सोडा का कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी, एसिडिटी को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। चूंकि पूरा एक सिस्टम बना होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नीचे में सल्फ्यूरिक एसिड के ट्यूब होते हैं और वहाँ से जब उसको ऑन करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़रूरी है जलने के लिए कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, और ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कंट्रोल कर देता है, ख़त्म कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूँकि भारी गैस है तो वो नीचे होती है और वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाती है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है हमारा, जिसको कि पीओपी भी बोला जाता है। तो एक सब्सटेंस होता है जिप्सम, कहता है कि कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट,
एट 373 केल्विन। तो कहता है कि जब हम वहाँ पर हीट करते हैं जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो वहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पे, हीट करने पे वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, क्योंकि जिप्सम से जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट है, जिसको जिप्सम बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकलेगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाएगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो CaSO4 हाफ H2O। तो ये यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर वहां पे हमारा जिप्सम बन जाएगा। प्रॉपर्टीज देखेंगे अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये व्हाइट पाउडर होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज में हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू द हार्ड मास ऑन वेटिंग इन द वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, तो यूज एज ए प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। जब बोन ब्रेक कर जाता है तो उसको सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल एंड डेकोरेशन सब्सटेंसेस स्टैचूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज स्टैचू बनाने में भी किया जाता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स में, एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। अगर किसी मटेरियल को फायर प्रूफ बनाना है तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन द apparatus वेयर द टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री लैब में जहाँ से गैस के लीकेज को रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ से कोई भी गैस का रिसाव नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से उस जो गैप होता है उस गैप को फिल कर देते हैं, ताकि ये हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बना देता है, और फिर वहाँ से वो जो है फायर प्रूफ मटेरियल हो जाता है, और फिर वहाँ से नहीं निकल सकता है गैस। मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय द पेंटिंग देम एंड मेकिंग ऑर्नामेंट डिज़ाइन ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग की स्मूथनेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि पेंटिंग अच्छी बने, ऑर्नामेंट्स के डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हाउस की सीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और कॉमन सॉल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका यूजेस और फॉर्मेशन इन द लेबोरेटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। तो इसको पढ़ने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो दूसरी चीज़ें हैं हमारी कि इसका अगर नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा।